जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 में भारत नहीं आ रहे हैं। फिर अब कंफर्म हो गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत नहीं आ रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी भारत नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, ये जानना, ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि क्या G20 को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ देश हैं जो चाहते हैं कि भारत के अंदर G20 कामयाब ना हो पाए। हमने जाने माने एक्सपर्ट्स से इन चीजों को समझने की कोशिश की है। क्या उनकी राय है, आप भी सुनिए। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, सस्पेंस था लेकिन अब कंफर्म हो चुका है। लेकिन उससे भी बढ़कर अगर जो बाइडेन कहते हैं कि मुझे निराशा हुई है, मुझे एक उम्मीद थी कि शी जिनपिंग से G20 में मुलाकात होगी। अमेरिका कई बार प्रस्ताव दे चुका है बातचीत का, लेकिन चीन ठुकरा रहा है। इसके पीछे के क्या कारण है सर, और बाइडेन की चित्र कितनी लाजमी है? देखिए, इस बात की राजेश जी जय हिंद, ये तवक्को की जा रही थी कि शी जिनपिंग शायद इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, और अब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि वो नहीं आएंगे। कारण बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तो वो नहीं चाहते कि, क्योंकि देखिए अगर 2/3 अगर वर्ल्ड की जीडीपी है वो यहाँ होगी, जो 2/3 जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो यहाँ होंगे, और इसमें चाहिए था कि शी जिनपिंग को इसमें शिरकत करनी चाहिए थी। लेकिन वो नहीं चाहते कि भाई देखिए, इसमें जो उसके मेन राइवल्स हैं, भारत और अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ रहेंगे, तो एक लॉस ऑफ फेस वाली बात हो जाती है। हालांकि ये इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं या जो शिखर सम्मेलन होते हैं, उनमें एजेंडा फिक्स रहता है, तो वहां एजेंडा के हिसाब से या प्रोटोकॉल के हिसाब से बातचीत की जाती है। जो प्लेजेंट्रीज हैं या जो इस तरह के जो बातचीत होती है, वो बिल्कुल डिप्लोमेटिक चैनल से नहीं होती, और ना ही उनमें कोई इस तरह के कॉन्क्रीट स्टेटमेंट दिए जाते हैं या वक्तव्य दिए जाते हैं, बिकॉज उनका बड़ा दूरगामी इफेक्ट होता है। तो लोग बिल्कुल नपी तुली बातें करते हैं। लेकिन हाँ, चाइना के शी जिनपिंग साहब को ये चाहिए था कि वो अपनी अगुवाई में आते यहाँ, क्योंकि 2 बार भारत के न्योते पे तो वो आ चुके हैं। बिल्कुल, जब इतनी बड़ी अहम मीटिंग हो रही है तब भी उन्हें आना चाहिए। और भारत चीन तो पड़ोसी है, और भारत ने हमेशा ही चीन से मधुर संबंध रखने की महत्वाकांक्षा रखी है। हालांकि चीन के अंदर उनके दिल में दाग है या काला है, भारत ने तो हमेशा ही उनका खैर मकदम किया है। बिल्कुल साहब। चलिए डॉक्टर राम, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर राम, 2-3 अहम पॉइंट। अमेरिका के विदेश मंत्री जब चीन जाते हैं, वहां पर भी कोशिश होती है कि बाइडेन और जिनपिंग की एक मुलाकात फिक्स कराई जाए, लेकिन उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। अब हाल ही में उनके वित्त मंत्री ने भी चीन की विजिट की। कोशिश यही थी कि कैसे न कैसे बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात कराई जाए, और उम्मीद थी कि भारत वो स्थल बनेगा, भारत वो जगह बनेगी जहां पर दुनिया की 2 टॉप सुपर पावर्स आपस में मिलेंगी। लेकिन चीन के कारण ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका कहता है कि हम तो बातचीत चाहते हैं, लेकिन चीन बातचीत करना नहीं चाहता। इसके पीछे के क्या कारण है सर? पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है इस वक्त? अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि, जैसा कि चीन ने कहा है कि रूस को वो समर्थन देगा, लेकिन किस हद तक समर्थन देगा, किस हद तक मदद करेगा, ये उसने अपने कार्ड खोले नहीं है। और अभी चीन दिखाने के लिए तो ये है कि रूस को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन सीधी मदद नहीं कर रहा है, ऐसा आम लोगों को पता है। लेकिन इधर अमेरिका ने क्या किया है, उनके बहुत से अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, फ्रोजन कर दिए हैं। कई कंपनियों को उन्होंने डिबार कर दिया है। वहां की बहुत सारा जो उनका इन्वेस्टमेंट था, फैक्ट्रियां थी, उनको बंद कर दिया है। और आज की स्थिति ये है कि वहां का जो ग्रोथ रेट है चाइना का, वो नीचे गिर गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। केवल इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो कि एक तरह ये माना जाता है कि वहां की रिपोर्ट में प्रभुत्व जो है अमेरिका और नाटो के देशों का रहता है। हालांकि ये कितना सही है कितना गलत है, ये आकलन करना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन वहां जो एक रिपोर्ट आई है कि चीन में फोर्स लेबर का उपयोग किया जा रहा है उइगर मुसलमानों से, चीन में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है,
और तिब्बत के मामले में भी चीन इस समय बेहद अटका इसलिए है कि दलाई लामा अगले जो होंगे, उन्होंने जो नंबर 2 के लामा थे उनका दलाई लामा ने कह दिया था कि मंगोलिया के इस स्थान पर ऐसे ऐसे होंगे, उसको उसी वक्त से गायब कर दिया गया। अब चिंता ये हो रही है कि दलाई लामा निकट भविष्य में, क्योंकि उनके जो नियम कायदे हैं वो ये है कि अंतिम समय में दलाई लामा जिस दिशा में देखेंगे उस दिशा में टीम ढूंढ ले जाएगी। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं और वो एक राजनीतिक मुद्दा उनका अस्तित्व का अलग ही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इस समय वहां बेरोजगारी बढ़ गई है, वहां भूकंप भी आए थे, वहां सूखा भी पड़ रहा है, बाढ़ का तांडव तो पूरी दुनिया के साथ अभी देखा, बचा खुचा भी एक तूफान आ गया, उसने भारी तबाही कर दी। तो जब देश में इतनी परेशानियां हो तो एक कारण कहा जा सकता है कि हमारी अभी स्थिति नहीं है, लेकिन असली मकसद जो पर्दे के पीछे है वो एक सौदेबाजी का है कि पहले आप हमारे ऊपर जो बंधन लगाए हैं वो खत्म करिएगा और आर्थिक स्तर पर जो आज से 10 साल पहले 5 साल पहले जो स्थिति थी उसको बरकरार करिए। लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका को ये शक है कि किसी ना किसी रूप से ये रूस को मदद करेंगे। ये दोनों अगर हो गए तो यही एक कारण है कि बाइडेन साहब दुखी हो रहे हैं, नहीं तो ऐसा उनके पेट में दर्द क्यों उठा भाई अचानक जिनपिंग साहब के लिए कि उनसे नहीं मिल रहा तो मैं दुखी हो गया। राजनीति में कोई दुखी नहीं होता है, ये डिप्लोमेटिक भाषा है कि मुझे निराशा हुई और मैं जरूर मिलूंगा। अरे जबरदस्ती मिलेंगे क्या? उनकी भी शर्तें हैं कि आप जो है पहले जो हमारे संबंध पहले जैसे थे वैसे बना दीजिए, वो आज की तारीख में संभव नहीं है। और उसके कारण यही है कि वो जिस रफ्तार से फौजी क्षेत्र में चीन उन्नति कर रहा है, अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, ताइवान को परेशान कर रहा है, और ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जापान से भी उसका झगड़ा चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, 2-3 अहम पॉइंट जो मैं समझना चाहूंगा आपसे कि चाइना प्लस 1 पर जो है काम किया जा रहा है यूरोप की तरफ से, और उसका नतीजा ये निकला है कि चीन की अर्थव्यवस्था डामाडोल होने लगी है। भारत ने भी चीन से इंपोर्ट अपना कम कर दिया है। क्या उस लिहाज से हम चीजों को देखें, भारत और अमेरिका पिछले एक दशक में बहुत मजबूती से एक दोस्त के तौर पर, एक पार्टनर के तौर पर उभर के सामने आए हैं, और दोनों को ही चीन अपना दुश्मन समझता है। तो क्या उस लिहाज से हम चीजों को मानकर चलें कि शी जिनपिंग आना नहीं चाहते? बिल्कुल। देखिए राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सारा जो पावर प्ले का जो बैलेंस है वो सारी जो चीजें हैं वो अवगत कराता है। और रही बात अमेरिका और भारत के संबंधों की, देखिए चीन की जिस तरह से उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से उसका फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, चीन अपने जो मंसूबे हैं उनमें साइलेंटली और श्योरली काम कर रहा है। और अमेरिका, आप खुद ही देख रहे हैं कि भाई अमेरिका का भी डाउनहिल तो शुरू है ही, और ये प्रकृति का नियम है, कोई ये मतलब कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। और अगली सेंचुरी, जैसा सब लोग कह ही रहे हैं कि साहब एशिया की सेंचुरी है और चीन में उसकी साझेदारी बहुत अच्छी होगी। तो भारत अमेरिका का जो अगर झुकाव भारत की तरफ आया है तो वो सर्कमस्टांसेस की वजह से आया है, जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिक्स है या जो पावर प्ले है उसकी वजह से आया है। तो कोई इस तरह का कोई उनका प्रेम या कोई अफेक्शन या कोई ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका जानता है। रही बात, देखिए आप जिस तरह से अगर भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे रहते हैं तो भारत को वहां से ट्रेड भी मिलेगा। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आर्म्स इंडस्ट्री, और जहां आप देखिए कि जो टोटल ग्लोबल जो एक्सपेंडिचर है वो करीब 3.7% सन 22 में ऊपर गया है, और उसमें अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो उनका काफी योगदान है। और यूएस का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो करीब 2.2% ऑफ जीडीपी का गया है। और इंडिया ने भी देखिए 81.4 बिलियन के जो इंपोर्ट्स किए हैं, क्योंकि पहले जो सऊदी अरेबिया था वो $75 बिलियन का सामान लेता था और सबसे बड़ा इंपोर्टर था। आज भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो ये जो हमारे संबंध अमेरिका के साथ घनिष्ठ हो रहे हैं उसके पीछे इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक कंडीशंस भी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की ब्रिक्स
में मुलाकात हुई, दोनों विदेश मंत्रालयों की तरफ से अलग अलग बयान दिए गए, कहें कि बयानबाजी हुई। उसके बाद एक विवादित मैप चीन की तरफ से जारी किया गया और भारत की तरफ से कटाक्ष किया गया। उसके बाद चीन की तरफ से यह बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर आप खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए। तो क्या ये चीजें बताने के लिए काफी नहीं है कि दोनों देशों के बीच अब तनाव किस हद तक बढ़ चुका है? बात आप बता रहे हैं ये कोई आज का नहीं है, ये काफी समय से चला आ रहा है और चीन की हमेशा ये हरकत रही है कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा ही है। और रहा सवाल मैप का, तो मैप तो ऐसा है कि उनको पुराने का नया संस्करण निकालना था। अब अचानक ऐसी कोई राजनीतिक परिस्थिति नहीं हुई है जो उनकी तरफ से वो इसको अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बता दें। भारत का हिस्सा बता देना माने एक बहुत बड़ी सामरिक हार उनके लिए हो जाएगी उनकी दृष्टि से। हमारे लिए तो अगर बता दें तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी, लेकिन मेरे विचार में ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा शी जिनपिंग साहब का ब्रिक्स के सम्मेलन में पहुंचना इसलिए आवश्यक था कि वहां पर अफ्रीकन देश थे और अफ्रीकन देश है, उनके जो है बाजार है, उनकी खपत है। अफ्रीकन देश ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां उनका सबसे ज्यादा होल्ड है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। तो वहां अगर नहीं पहुंचते तो कितने अफ्रीकी देश नाराज हो जाते। रहा सवाल वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, पहला कारण तो जैसा आपने अनुमान लगाया था बिल्कुल अपनी जगह सही है कि बाइडेन से किस मुंह से आंखें मिलाकर बात करेंगे वो, क्योंकि बाइडेन उनको हमेशा काटता रहा और बाइडेन का डर सिर्फ यही है कि अगर इनको हम अपने पंजे में नहीं रखेंगे तो ये रूस को खुल्लम खुल्ला मदद करने लगेंगे। तो यूक्रेन का जो अभी संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। यही कारण है उसको वो दुलार कर फुटकार कर हम आपसे अच्छा संबंध बनाना चाहते। ये एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की चाल है। रहा सवाल भारत पर उनके खतरे का, जहां तक सवाल है उसमें नहीं समझता कि फिलहाल किसी भी तरह से चीन की इतनी हिम्मत है कि भारत से युद्ध लड़े। अगर लड़ना होता हो युद्ध, उसमें ताकत होती तो जैसा कि वो कमर कस के बैठा है और सब जगह कहता भी है ताइवान का उसका हिस्सा है वन चाइना पॉलिसी, और ताइवान पर पहले कब्जा क्यों नहीं किया, सीधे हवाई जहाज उड़ाता रहा, उसकी जल सीमा पर अतिक्रमण करता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत वहां पर युद्ध करने की हिम्मत नहीं है। बड़ा अहम पॉइंट आपने कवर किया। लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, क्या इस लिहाज से चीजों को नहीं देखा जा सकता कि चीन अब इस कोशिश में लग चुका है कि जो ब्रिक्स है उसका विस्तार तो हो रहा है, लेकिन ब्रिक्स को और मजबूत किया जाए और G7, G20 जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें अब कमजोर किया जाए? क्या इस लिहाज से हम नहीं देख सकते हैं कि पुतिन का ना आना, शी जिनपिंग का और सऊदी किंग का नहीं आना, ऐसे भी तो चीजें हो सकती हैं सर? हाँ बिल्कुल, देखिए आपका आकलन बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से ब्रिक्स का विस्तार किया जा रहा है और भारत, हालांकि भारत ने अपनी सहमति दी है, लेकिन अगर आप कई आर्टिकल्स पढ़े या कई जो विद्वान हैं जिन्होंने लिखा है इस विषय के ऊपर, भारत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है जिस तरह के देश उसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वो चाइना सेंट्रिक उनकी पॉलिसीज हैं या वो उनका जो झुकाव है वो चाइना की तरफ है। तो भारत यकीनन चाहेगा कि भाई ब्रिक्स पे जो जिस तरह का वर्चस्व भारत का होना चाहिए या जिस तरह की हमारा फुटप्रिंट होना चाहिए, वो इन देशों के आने से थोड़ी सी जो अटेंशन है वो स्लाइसिंग होगी हमारे लिए। तो और चाइना ये चाहता है कि एक इस तरह का कोई काउंटर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खड़ा किया जाए, जिससे आप G7 या जो इस तरह के जो कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इदारे हैं उनका वर्चस्व कम हो। और चीन बिल्कुल ये चाहेगा, देखिए जिस तरह से उसने BRI प्रोजेक्ट अपने कर रखे हैं, जिस तरह से उसने डेट डिप्लोमेसी उसने कर रखी है, हालांकि उसमें कमी आई है क्योंकि उसकी भी जो इकोनॉमी है वो कोई काफी खस्ता हाल है। वहां आप देखिए जो प्रॉपर्टी की जो रियल एस्टेट की जो फर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो बिल्कुल नोज डाइव कर चुकी हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चाइना भी थोड़ी सॉफ्ट पैडलिंग कर रहा है, लेकिन हाँ यकीनन ब्रिक्स को वो चाहेगा कि अपने जो माफिक देश हैं उनको वो उसमें इनिशिएट करे और बतौर मेंबर उनको लेके आए।